हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से आपका स्वागत है इट्स एम एकेडमी पर। और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है मौर्य वंश। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, उसके क्या स्रोत हैं, उस पर डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का बटन लाइक कर लीजिए। फ्रेंड्स, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। ठीक है, मगध पर नंद वंश का शासन था। और उसका एक शासक था, अंतिम शासक जिसे हम कहते हैं घनानंद। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसके दरबार में एक चाणक्य नाम का सलाहकार रहता था और उसको नंदों ने अपमानित किया। और अपने अपमान का बदला लेने के लिए घनानंद ने एक 14 साल के बच्चे को उसने ट्रेनिंग दी और उसे तैयार किया। और उसकी सहायता से उसने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। फ्रेंड्स, ये उस वक्त ये टाइम पीरियड है 323 ईसा पूर्व। ठीक है, जब मौर्य वंश की स्थापना हुई तो 323 ईसा पूर्व का टाइम है। ठीक है, इसी समय सिकंदर की मृत्यु भी हुई है बेबीलोन में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पोरस को हराया था। उसके बाद वो घनानंद पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने इनकार कर दिया, जिसके बाद वो वापस लौट गया। और वापस लौटते ही बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। और इसी समय मौर्य वंश की स्थापना हुई। और किसने की? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक कहा जाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, और उसके बाद बिंदुसार का पुत्र आ जाता है अशोक। तो ये 3 शासक इस वंश में, मौर्य एम्पायर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में ही डिस्कशन करूंगा। अशोक के लिए एक नई वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये आपको मालूम होना चाहिए। 323 ईसा पूर्व में इसने मौर्य वंश की स्थापना की। और इसका अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, मौर्यों के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? बहुत सारी किताबें हैं जहाँ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा हुआ है, यहाँ से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका, ये मेगास्थनीज एक यूनानी शासक था और ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था फ्रेंड्स। ठीक है, इसी का दूत था, ये भारत आया था मेगास्थनीज। और इसकी रचना है इंडिका। ठीक है, इसकी इंडिका किताब से भी जानकारी मिलती है मौर्यों के बारे में। कुछ यूनानी ग्रंथ भी हैं जिससे मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं और भी हैं, जैसे मुद्राक्षर है विशाखदत्त का, कल्पसूत्र भद्रबाहु का, और अष्टाध्यायी वेरी इंपॉर्टेंट पाणिनि का। ठीक है, उसके बाद राज तरंगिणी है कलहड़ का, और कथा सरित सागर सोमदेव का। इन सारी किताबों से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। मौर्य वंश का पहला जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन चलता है। ठीक है, कहीं कहीं 323 भी मिलता है, कहीं कहीं 322 भी मिलता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम में मौर्य जो लगा है वो किस वजह से लगा? दरअसल चंद्रगुप्त की माता जो थी उनका नाम था मूर। ठीक है, उनका नाम था मूर। मूर का अर्थ ही होता है मौर्य। इस वजह से चंद्रगुप्त के नाम के आगे मौर्य लगाया गया। चंद्रगुप्त ने अपने नाम के आगे मौर्य लगा लिया और वो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। इसके शासनकाल में भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था।
और इसकी रचना है इंडिका, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जैसा कि मैंने पहले ऊपर आपको बताया हुआ है। देखिए 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसको पराजित कर हेरात, कंधार, काबुल, मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया। ये सारे क्षेत्र अफगानिस्तान के क्षेत्र में हैं वर्तमान। और क्या किया, संधि करके उसकी पत्नी हेलेना से विवाह किया। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और से हेरात, कंधार, काबुल और मकरान तो क्षेत्र प्राप्त किया ही, उसकी पुत्री हेलेना से विवाह भी किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। उसके बाद देखिए यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सैंडोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहा है। तो प्रश्न बनता है कि सैंडोकोट्स किसे कहा गया, किस गुप्त शासक, किस मौर्य शासक को कहा गया? तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। ठीक है। चंद्रगुप्त के दरबार में 2 ग्रीक लेखक हुआ करते थे, प्लूटार्क और आस्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सवाल बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चंद्रगुप्त के दरबार में 2 ग्रीक लेखक हुआ करते थे, प्लूटार्क और आस्टिन। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन कहलाता है? चंद्रगुप्त कहलाता है। इसने सभी क्षेत्रों को विजय किया, लेकिन केवल एक कलिंग नहीं जीत पाया था। ठीक है। और इसे चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का इसने निर्माण करवाया। ये भी एक प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, लेकिन जब इसकी मरम्मत की बारी आई, जब ये खराब हुई, तो पहली बार मरम्मत एक शक शासक रुद्रामन ने करवाया था। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि रुद्रामन का ही अभिलेख है। ठीक है। तो पहली बार सुदर्शन झील का मरम्मत शक शासक रुद्रामन ने कराया। दूसरी बार इस झील की मरम्मत गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने करवाया। ठीक है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया। अच्छा, अब सवाल बनता है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसने करवाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भीषण अकाल पड़ा और जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि जैन धर्म किस मौर्य शासक के काल में 2 संप्रदायों में बढ़ गया? तो आप चंद्रगुप्त मौर्य सही जवाब बताएंगे कि इसके काल में जैन धर्म में भीषण अकाल पड़ा और जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए चंद्रगुप्त। ठीक है। और वहीं संलेखन प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल बनता है कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए? तो ये दक्षिण श्रवण बेलगोला एक जगह है, वहाँ चले गए थे और वहीं उन्होंने संलेखन प्रक्रिया द्वारा अपना शरीर का त्याग कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था चंद्रगुप्त। और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे अब बिंदुसार के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र था। 298 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा और 273 ईसा पूर्व तक ये इसने शासन किया। फ्रेंड्स बिंदुसार और बिंबिसार, आप इस नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ये बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त का पुत्र है, मौर्य वंश से संबंधित है। और एक इसी के साथ एक और नाम आपको याद आएगा, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। हर्यक वंश का शासक था, आप याद रखिएगा। मगध में सबसे पहले हर्यक वंश आया और उसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक है। तो हमें यहाँ पर बिंदुसार के बारे में अध्ययन करना है, जो कि चंद्रगुप्त का मौर्य का पुत्र था। ठीक है। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेट्स कहा है। ठीक है। क्या कहा है? अमित्रोचेट्स या अमित्रघात। ठीक।
और सैंडोकोट्स किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। प्रश्न बनता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही उठाए हैं। किसी भी शासक से संबंधित सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैनल पर आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बराबर पूछे गए हैं और जिसके आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं, जिसमें सबसे प्रिय पत्नी धर्मा या सब्जांगी थी। जैसे अशोक का जन्म हुआ, तो सवाल ये देखिए यहाँ पर बनेगा और बनता है कि अशोक का जन्म बिंदुसार की किस पत्नी से हुआ था? तो ये सब्जांगी थी या धर्मा। ठीक है, अशोक की माँ का नाम सब्जांगी था। ठीक है, तो बिंबिसार की 16 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम धर्मा या सब्जांगी था, जिसने अशोक को जन्म दिया। ठीक है, देखिए बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, जो सीरिया का शासक एंटियोकस का दूत था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। डायमेकस कौन था या डायमेकस किसके दरबार में आया था? ये दोनों का जवाब आपको इस पॉइंट से मिल जाएगा कि डायमेकस सीरिया का शासक एंटियोकस का दूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इसके दरबार में और कौन आया था? टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र का राजदूत डायनोसियस भी आया था। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस भी किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। देखिए फ्रेंड्स, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। तो बाद में अशोक को भेजा और अशोक इसमें सफल हुआ और उस विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। फ्रेंड्स, बिंदुसार की मृत्यु 272-73 ईसा पूर्व में हो गई और इसी समय अशोक गद्दी पर बैठा। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठ गया और 269 में उसका राज्याभिषेक कराया गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मौर्य वंश का सबसे इम्पॉर्टेंट शासक है, और उसके बाद आने वाले वंशों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।